नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जब से प्री एग्जाम का रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स मेरे साथ में शेयर किए। सर, मेरे इतने नंबर आए हैं, प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गए, मेन एग्जाम की मैं तैयारी किस हिसाब से करूं। सर, मेरे इतने नंबर आए हैं, प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गए, मेन एग्जाम की मैं तैयारी किस हिसाब से करूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, चाहे आपने केवल और केवल कट ऑफ को क्वालिफाई ही किया है, आपके घर वालों को उम्मीद लग गई है कि आप मेन एग्जाम को पास करके आप नौकरी लग सकते हो, चाहे आपके 80 85 90 नंबर आए हैं, फिर भी आपने इस एग्जाम को केवल क्वालिफाई किया है, मेन एग्जाम के अंदर इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो आपको मेन एग्जाम की नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो इसी चीज के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जिस हिसाब का आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बताऊंगा अभी कौन सी चीज को आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये जो 50% आपकी जो नौकरी लगी है प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में, ये 100% के साथ में कन्वर्ट हो सके। मेहनत आपको करनी होगी, तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे समय समय पे काफी सारी अपडेट में शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहली चीज तो ये आती है कि चाहे आपने एग्जाम को केवल और केवल क्वालिफाई ही किया हो, मान लीजिए कि आपने केवल 57 नंबर ही बनाए हैं, या फिर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, मान लीजिए कि एक बच्चे ने 85 नंबर बनाए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों को ही अपनी जो तैयारी है अपने अपने तरीके से स्टार्ट करनी होगी। दोनों को ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कड़ी मेहनत इसलिए करने की जरूरत है कि 57 नंबर वाला बच्चा है, इसके भी घर वालों को उम्मीद है कि बच्चा नौकरी लगेगा, और 85 नंबर वाला है, इसके घर वालों को भी उम्मीद है कि बच्चा है वो नौकरी लगेगा। जिम्मेदारी दोनों की बढ़ गई है। 57 नंबर वाले की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि इसको 85 नंबर वाले 80 नंबर वाले बच्चे उनके साथ में कंपटीशन को फाइट करना है, और 85 नंबर वाला जो बच्चा है इसकी जिम्मेदारी इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई है कि प्री एग्जाम के अंदर इसने 85% स्कोर कर लिया, लेकिन प्री एग्जाम से नौकरी नहीं मिली है, तो ये जो स्कोर है इसके साथ में कुछ और ज़्यादा ऐड ऑन करके सिलेक्शन इसको अंतिम रूप से लेना है। आपके घर वालों की आपसे उम्मीदें बढ़ गई है प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में, चाहे आपके कितने ही नंबर आ रहे हो, और आपसे अगर कोई जलने वाला है तो मैं कहता हूं कि 100% प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर हो गई है कि ये जो लड़का प्री एग्जाम इसने क्वालिफाई कर लिया, मेन एग्जाम से अगर ये नौकरी लग जाता है तो गांव में जहां पर भी समाज में आप रह रहे हो लोग उसको ये जरूर ताना मारेंगे कि जो पढ़ने वाले थे वो तो नौकरी लग गए, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी अब भी फ्री ही घूम रहे हैं। तो बात ये कि दोनों की ही जिम्मेदारी है, चाहे आपने कट ऑफ को क्वालिफाई किया, चाहे आपने अच्छे नंबर लेके आए हो। हाँ, जिनके 57 नंबर 58 नंबर 60 नंबर बन रहे हैं, जिन्होंने केवल और केवल क्वालिफाई किया, ये बच्चे अपने को खुशकिस्मत माने और अच्छी मेहनत के साथ तैयारी करें, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने और आपकी मेहनत की वजह से एक अवसर मिला है नौकरी लगने के लिए। अब भी आपकी उम्मीद है वो कायम है। तो बात करते हैं दोस्तों किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं भी शादी विवाह फंक्शन के अंदर जब तक आपका मेन एग्जाम होता है नहीं जाना। ये सब चीजें तो आपने और भी यूट्यूब पे देखी होगी, आपके अंदर भी इतनी समझ जरूर है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, उन चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, अपन उस समाज के अंदर रहते हैं जहां पे सुंदरता को रंग से देखा जाता है, पढ़ाई को नंबरों से देखा जाता है, और मान सम्मान पैसों के आधार पे दिया जाता है, और पैसों के लिए बेरोजगार को नौकरी की सख्त जरूरत है, आपको नौकरी की जरूरत है, इसलिए आपको पढ़ाई अब करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, अपन बात करें मेन एग्जाम की सिलेबस में से आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, या फिर जो चीजें पढ़ने के बाद में आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा उसके बारे में। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आती है आपकी टेक्निकल, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाला पोर्शन है उसका। यहाँ पे आपको टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेजर पोर्शन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्री एग्जाम आपने दिया तो आपको भी पता है 50 नंबर में से 25-30 नंबर ऐसे आ रहे थे तो थ्योरी में से उठा करके डायरेक्ट प्रश्न आ रहे थे। लेकिन मेन के एग्जाम के अंदर थ्योरी का लेवल हो सकता है अच्छा आ जाए, मेरे हिसाब से वो लेवल नहीं रहेगा। तो थ्योरी भी अच्छे से आपको पढ़नी है। कैसे आपको पढ़नी है, कैसे ऑब्जेक्टिव लगानी है, कैसे टेस्ट सीरीज लगानी है, डिटेल में अपन बात करेंगे। उसके बाद में आपका जो मेजर पोर्शन आता है दोस्तों, वो आता है आपका राजस्थान वाला जीके। राजस्थान जीके यहाँ पे आपको टोटल मिला करके आपके 30 नंबर के 30 प्रश्न आ रहे हैं, ये भी मेजर पोर्शन है। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है इंडिया जीके। इंडिया जीके है, इसके अंदर भी इस बार है वो नंबर बढ़ा दिया, टोटल मिला करके 10 नंबर है। देखिए, प्री एग्जाम के अंदर इंडिया जीके था, वर्ल्ड जीके था, शामिल करके केवल 5 नंबर का था। 5 नंबर के लिए कोई बुक पढ़े तो
मन भी नहीं करता है ना, लेकिन यहाँ पे स्कोर है वो ठीक ठाक है। इसके लिए आप किसी बुक को भी पढ़ सकते हो। कौन सी बुक से तैयारी करनी है वो मैं इसके लिए आपके बता दूंगा। तो यहाँ से टोटल मिला करके आपको 140 नंबर का पोर्शन मिल रहा है 150 में से। तो आपका सिलेक्शन है वो यही तय कर देगा। आपकी जो साइंस है, मैथ है, उसके लिए बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप टाइम ज़्यादा लगाओगे और आउटपुट आपको कम मिलेगा। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेके आता हूँ भी आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, टेक्निकल वाला पोर्शन है 100 नंबर वाला, इसकी तैयारी किस हिसाब से करनी है। यहाँ पे जो बच्चे प्री एग्जाम को जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, अलग अलग नेचर के हैं, उनकी तैयारी का लेवल भी अलग अलग है। तो मेन एग्जाम के लिए भी उनको तरीका है वो अलग अपनाना पड़ेगा। उसके बारे में बात करें, देखिए मैं बच्चों को 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। पहले वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, या फिर अपन माने कि 60-65 वाले जो बच्चे हैं ना, उन्होंने कुछ हद तक पढ़ाई की और कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसकी वजह से भी उनको थोड़ा बेनिफिट मिला और फ्री एग्जाम को वो क्वालिफाई कर गए। लेकिन मेन एग्जाम के अंदर उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उनके बारे में बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है, वो 57 नंबर से लेकर के अपन बात करें 66 नंबर है, 67 नंबर तक अपन बात करें, तो इनको अपन एक अलग कैटेगरी के अंदर रखते हैं। उसके बाद में आपके 2 नंबर पे वो बच्चे आते हैं जिनकी पढ़ाई ठीक ठाक थी, उनके बारे में बात करें, यानी कि वो 67 से लेकर के मैं मानता हूँ कि 75 नंबर तक के जो बच्चे, इनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। उसके बाद है नंबर 3 पे वो बच्चे हैं जो मतलब टेक्निकल में भी एक्सपर्ट है, राजस्थान जीके वगैरह भी उन्होंने ठीक ठाक किया है। 75 से अब उन बच्चों का स्कोर आ रहा है। अब देखिए जिन बच्चों का नंबर 75 से ज़्यादा आ रहा है उनका तरीका, और जिन बच्चों के नंबर 57 आ रहे हैं उनका पढ़ने का तरीका एक तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग तरीके से दोनों को तैयारी करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी, देखिए मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर इसलिए बांटा है भी थ्योरी किसको ज़्यादा पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस किसको ज़्यादा करनी है, इसलिए मैंने इनको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है। पहले अपन केवल टेक्निकल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 57 से लेकर के 65-60 वाले जो बच्चे हैं, 67 वाले नंबर वाले जो बच्चे हैं, मैं ये मानता हूँ कि इनकी थ्योरी है वो उस लेवल की नहीं है कि इनको अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपका 50 नंबर का जो टेक्निकल था, मैंने भी आपके पेपर देखे हैं, 25 नंबर 30 नंबर तो इस प्रकार के प्रश्न थे, डायरेक्ट प्रश्न पूछ रखे थे। धारा की इकाई क्या है, वोल्टेज की इकाई क्या है, इस प्रकार के थ्योरी से डायरेक्ट उठाए हुए प्रश्न थे, है ना। तो राजस्थान जीके वगैरह आपने ठीक ठाक किया, इन बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, थ्योरी उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, फिर भी बच्चों के कुछ बच्चों के लक है, उन्होंने साथ दिया और ये नंबर मतलब क्या है कि 60-65 नंबर है वो बच्चे लेके आए। तो इन बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल राय देना चाहूंगा कि आपको देखिए 2 चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थ्योरी है, दूसरी आपका ऑब्जेक्टिव पर्सन है। इनमें से थ्योरी है आपको इसको भी बराबर टाइम देना होगा, और ऑब्जेक्टिव पर्सन है इनको भी बराबर टाइम देना होगा। थ्योरी इसलिए आपको बराबर पढ़नी है क्योंकि मेन के अंदर थ्योरी है वो अच्छे लेवल की आने वाली है। डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कम आएंगे और गहराई से प्रश्न ज्यादा आएंगे। तो आपको थ्योरी उस लेवल तक विकसित करनी है, इसलिए जितने टाइम तक आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो इतने टाइम तक आपको थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छे लेवल तक आपको डीपली थ्योरी पढ़नी है। अगर आपके पास में किसी अच्छे टीचर का वीडियो कोर्स नहीं है तो एक बार कोर्स लेकर के भी आपको चीजों को अच्छे से समझना है, ताकि समझी हुई चीजें जब आप पढ़ो तो आपको याद रहे, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो जितना टाइम आप थ्योरी को देते हो इसी हिसाब से उतना ही टाइम है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको देना है। घंटे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम का डेट है वो भी फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार से आप पढ़िए कि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो सके। जितना आप पढ़ सको उतना ज्यादा आपको पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। 2 नंबर पे वो बच्चे आते हैं जिनके 67 से लेकर के 75 नंबर तक है। मैं मानता हूं कि इन बच्चों का थ्योरी है वो ठीक ठाक है, इन्होंने नॉर्मल प्रश्न है उनको भी किए हैं, और जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा था उनमें से भी कुछ प्रश्न है इन बच्चों के सही हुएंगे, तब जाकर के ये स्कोर इन बच्चों का रहा होगा। तो इनके लिए मैं बोलता हूं कि थ्योरी वाला जो पोर्शन है आपका, थ्योरी वाला जो पोर्शन है इसको भी पढ़ना है, और एमसीक्यू है ये भी आपको लगाना है। लेकिन आपको ज्यादा प्रैक्टिस है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की करना है। हजारों के अंदर 8000, 10000, 12000, 15000 ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको लगानी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको टाइम ज्यादा देना है, लेकिन थ्योरी आपको भी ठीक ठाक पढ़ने की जरूरत है। यानी कि हर दिन आप 2-2.5 घंटे है आप थ्योरी जरूर पढ़िए, लेकिन इससे भी ज्यादा आप टाइम है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इतने लगाने हैं कि जब आप कोई भी किताब के अंदर कोई भी प्रश्न देखते हो तो आपको
लगे भी ये प्रश्न मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इतने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में वो बच्चे आते हैं जिनके 75 या फिर 80-85 यानी कि 75 और इससे ज़्यादा नंबर है। इन बच्चों का स्कोर 75 तभी हुआ है क्योंकि इन्होंने सिंपल प्रश्न थे उनको भी सोल्व किया है। जो लेवल जिनका अच्छा था जिन प्रश्नों का, उन प्रश्नों का भी इन बच्चों ने सॉल्यूशन किया है। मेरे हिसाब से 75 नंबर जिन बच्चों की है, 75 या फिर इससे अबव नंबर है, उन थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से इनको जानकारी है। बहुत ज़्यादा थ्योरी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी नौकरी देखिए 75% है, तो इसका मतलब यही मान के चलिए कि 75% नौकरी इनकी ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। अब इनको और ज़्यादा इसके अंदर एड ऑन करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि इनको जो थ्योरी है ना, थ्योरी है ये आपको कम पढ़नी है, लगानी जरूर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपको बहुत ज़्यादा लगाने हैं, इसको टाइम कम से कम देना है। थ्योरी आपको उतनी ही पढ़नी है जैसे कि आपको कोई टॉपिक है वो कम आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं है, वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है। या फिर जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हो वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो उस चैप्टर की थ्योरी है वो आपको पढ़नी है ना। जिस हिसाब से अपन ने एक ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, उसमें से 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि सही है, लेकिन 2 ऑप्शन के अंदर आप मतलब ऐसे 2 ऑप्शन के अंदर आप कन्फर्म हो कि ये तो हो ही नहीं सकते, लेकिन 2 ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि इनमें से तो कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अच्छे से आपने उस चीज को नहीं पढ़ा, उस चीज को रिवीजन करने की जरूरत है। तो जो चीज आपकी, जो चैप्टर आपका मजबूत नहीं है, जिसमें आप डाउटफुल हो, इस प्रकार की थ्योरी वाले चैप्टर है वो आपको डेली को 1-1.5 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन मोस्टली जो आपका टाइम है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने के अंदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल के अंदर 3 कैटेगरी के बच्चे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। जिन बच्चों का ये स्कोर रहा है ना 57 से लेकर के 67 नंबर तक, इन बच्चों के लिए तो मेरी ये राय है कि आपको थ्योरी बुक से भी पढ़नी पड़ेगी। किसी टीचर का वीडियो कोर्स आपके पास नहीं थी, चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो कोर्स भी लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको लगाने पड़ेंगे। यानी कि आप है वो इन बच्चों के साथ में कंपटीशन में बैठोगे तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी होगी। भी एक गाड़ी आपके आगे चल रही है, आप उससे पीछे हो, तो उसको ओवरटेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड है वो उससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऊपर वाले ने आपको अवसर दिया है, इसलिए अब भी आप कंपटीशन में हो, आपके पास में अब भी अवसर है मेन एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, अब बात आती है भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास हम कहां से करें और किस हिसाब से करें। भी आपके पास में कोई एक आधा बुक है ना, उससे तो इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे नहीं कि भी 10,000 है, 12,000, 15,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस बुक के अंदर आपको मिल जाए। और आपके पास में जो भी बुक है मोस्ट ऑफ द प्रश्न है आपने प्री एग्जाम के अंदर भी उन प्रश्नों को पढ़ा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पहले तो आपके पास में जो भी बुक है प्री एग्जाम के अंदर आपने ली थी उस बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। भी कोई भी प्रश्न उसमें से आ जाए आपको डाउट नहीं हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से कम टाइम में उसको आप सोल्व कर दो। क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर टाइम का भी रोल रहने वाला, टाइम उतना ही 2 घंटे का, लेकिन प्रश्न 50 और बढ़ा दिया। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अगर थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है ना तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए टाइम भी मैनेज करना जरूरी है। उसके बाद में देखिए आप बुक के अलावा कहाँ से आप प्रश्न पढ़ सकते हो, वो बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे 20, 30, 50, 100 प्रश्न जो सोल्व करवाते हैं ना वीडियो में, उसके चक्कर में मत रहिए। प्रश्न वो करवाएगा 20, लेकिन टाइम लगेगा आपका 1 घंटा। इससे अच्छा है कि जो सॉल्यूशन जिन प्रश्नों के अंदर दे रखा होता है उन प्रश्नों को आप खुद से ही सोल्व कर लो, है ना। इसलिए कहीं मोबाइल एप्लीकेशन पे, बुक वगैरह के अंदर कहीं से भी मिलते हैं तो इन प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हो। और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आपको जरूरत पड़ती है तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, जिसमें हम जो वीडियो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस वीडियो कोर्स के साथ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं। और मेन एग्जाम यानी कि 150 नंबर वाली जो टेस्ट सीरीज है इसके भी 10 टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। यानी कि एक ही कोर्स के अंदर आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, 10,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे और 150 नंबर वाली टेस्ट सीरीज है उसके भी आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। तो सभी चीज़ों की यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। अदरवाइज आप जहां से चाहो वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको लगाने किस हिसाब से है। दिन के अंदर सबसे पहले आपको जितनी भी थ्योरी पढ़नी है ना, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लगा लीजिए, चाहे आप किसी बुक से लगा रहे हो, किसी मोबाइल एप्लीकेशन से लगा रहे हो, कहीं से भी लगा रहे हो, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लीजिए। उसके बाद में हर संडे को आप एक टाइम निश्चित कर
कर लीजिए कि उसमें आपको 150 नंबर वाली जो मतलब 150 नंबर वाला पैटर्न है उस पर आधारित कोई भी टेस्ट सीरीज है उसका आपको हर संडे को एक टेस्ट आपको देना है। देखिए एक ही दिन के अंदर 1 2 3 4 अगर आप टेस्ट दोगे ना तो आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, टेस्ट भी जाएंगे और वो चीजें आपको उतनी याद भी नहीं रहेगी। हर 7 दिन के बाद में लोगे तो आपको पता चलेगा भी आपने थ्योरी के अंदर कितना ऐड ऑन किया है, ऑब्जेक्टिव पर्सन से आपने कितना ऐड ऑन किया है, आपने कितनी चीजें सीखी है। उसके बाद में हर संडे को 150 नंबर वाला टेस्ट है वो आप दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप टेक्निकल की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है राजस्थान जीके की, तो भाई राजस्थान जीके ना मैं ये मानता हूं कि 70-75 नंबर है उसका भी, और ये जो 65 नंबर है 60 नंबर है उनका भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि नॉन टेक्निकल वाले बच्चे उसी प्रकार का, तो मैंने देखा है पेपरों के अंदर उसी प्रकार का तो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनका राजस्थान जीके गया, उसी प्रकार का जीके उन पर बच्चों का गया जिनके 60-65 नंबर आए हैं। तो राजस्थान जीके इसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सभी को पढ़ने की जरूरत है, चाहे आप इंटेलिजेंट हो चाहे आप कमजोर हो, राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके के लिए देखिए नई बुक कोई भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। प्री एग्जाम के अंदर आपने जो भी बुक ली है उसी बुक से आप पढ़ाई कर लीजिए, अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए और एक से लेकर के 2 बार आप दोबारा से आप उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। लक्ष्य वगैरह की बुक आप यूज कर सकते हो। बाकी मुझे जो बुक अच्छी लगेगी उस बुक की मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी तैयारी राजस्थान जीके की कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए। राजस्थान के सभी पब्लिकेशन है वो राजस्थान जीके में माहिर है, अच्छी बुक्स आती है, कोई एक ही बुक लीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपको नहीं लेना है। कंटेंट जितना भी लेते हो तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके पास में होना चाहिए। जब उतना कंटेंट आप तैयार कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इतनी चीजें कर ली है, और कॉन्फिडेंस का हमेशा एग्जाम के अंदर बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में इंडिया जीके की बात आती है तो इंडिया जीके के अंदर 10 नंबर का आएगा, इसके अंदर आप लूसेंट वाली बुक है वो तैयार कर लीजिए। लूसेंट से अच्छे खासे 10 में से नंबर आपको तैयार हो जाएंगे। करंट जीके की बात करूं, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर करंट जीके वो कितने महीनों का पढ़ना चाहिए। भाई अगर आपको बहुत मतलब क्या कि अच्छा से अच्छा करंट जीके के अंदर स्कोर करना है तो 10 से लेकर के 12 महीने का आप करंट जीके वो तैयार कर लेना। अदरवाइज आप 7-8 महीनों का भी करंट जीके तैयार करते हो तब भी आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 10 से लेकर के 12 महीने का करंट जीके कर लोगे तो आप स्कोर है वो करंट जीके के अंदर बहुत बेहतरीन कर पाओगे। तो मैंने तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से बता दिया, उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा जितना भी कंटेंट है उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको अच्छा लगे तो उससे आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कंटेंट बिल्कुल शानदार है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।